हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत, जिसमें है हमारा दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। आइए देखते हैं। गुलाम वंश में हमारा ऐबक, इल्तुतमिश ये सभी आएंगे। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो संस्थापक कौन था गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने का स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो गुलाम वंश को हम क्या कहते हैं? ममलूक सुल्तान भी कहते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक होता है। ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ऐबक किस जनजाति का था? तो तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसारपुर के काजी फर्रुखदीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। तो ऐबक क्या था? गुलाम था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण उसे क्या कहते थे? कुरान खा या कुरान का पाठ करने वाले के नाम से वह प्रसिद्ध था। तो कुरान खा किसे कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो ऐबक को कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। इसका कार्यकाल क्या है? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी है। प्रथम गुलाम वंश का शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। बाद में वह निसारपुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत किया। अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराता है। तो राज्याभिषेक कब कराता है आपका ऐबक? तो 1206 ईस्वी में कराता है। और उसे कौन सी उपाधि धारण की है? तो अमीर ए आखुर। किसने दी थी? तो गोरी ने दी थी। ये बातें याद रखिएगा। ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। ऐबक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि क्या ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण किया था? तो वो बताइएगा। नहीं किया था, कभी भी नहीं। इसकी राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट की रखा था। तो यह सिर्फ मलिक और सिपह सलार इसे कहा जा सकता है। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श कहा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को? लाख बख्श, कुरान खा, लाखों का दान देने वाला। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। तो ये उस ऐबक ने क्या क्या निर्माण कराया? तो दिल्ली में जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो ये दोनों आपकी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करता है। जिसे कौन पूरा करता है? इल्तुतमिश पूरा करता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था आपका? या नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श और आपका कुरान खा कहा जाता है। उसने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दूसरा है आपका अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल का निर्माण कौन कराता है? हानि पहुंची तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि 4थी मंजिल और एक 5वीं मंजिल का भी निर्माण करा देता है। तो सबसे पहले नींव किसने रखी थी? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। फिर उसके बाद उसका काम किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश पूरा करवाता है। और लास्ट में जब इसमें क्या होता है, हानि पहुंचती है 4थी मंजिल को, तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? इसमें 4थी और 5वीं 2 मंजिलों का निर्माण करा देता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति एक खेल था, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई थी। लाहौर में उसे दफनाया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में दफनाया गया है। और ये कौन सा खेल खेलते हुए मर गया था? तो ये आपका चौगान का खेल या पोलो का खेल खेलते हुए घोड़े से गिरने के बाद 1210 ईस्वी में मर गया था, यह मृत्यु हो गई थी इसकी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि ऐबक ने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। वह सिपह सलार के रूप में शासन करता था, गोरी के सिपह सलार के रूप में। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन होता है? इल्तुतमिश होता है। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई। तो खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम की भी उपाधि दी थी इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम ऐबक जो था वो गोरी का गुलाम था। गोरी का गुलाम कौन था? तो ऐबक था। और इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम था, इसलिए हम गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश जो है इलबरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश किस जनजाति का था? तो इलबरी तुर्क का, इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। ये इंपॉर्टेंट है। 1205 से लेकर 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान में मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ गया था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। गोरी ने ऐबक को कहा कि दास्ता से इल्तुतमिश को मुक्त कर दिया जाए। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षा करने के लिए ख्वारिज्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु घाटी तक पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे और वह मकबरनी की सहायता न करने अतः इल्तुतमिश उसकी कोई सहायता न कर, और जब मकबरनी ने 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। इसमें ये कहानी ऐसी है कि जब चंगेज खां मकबरनी का पीछा करते हुए भारत आता है तो इल्तुतमिश से मकबरनी क्या करता है? सहायता मांगता है कि मुझे शरण दे दीजिए, जिसे हम मारे ना जाएं या चंगेज खां उसे मार न दे। तो इल्तुतमिश क्या करता है? मना कर देता है कि नहीं, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है? चंगेज खां भारत पर आक्रमण नहीं करता है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक ए जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया है? मलिक जानी को, ये याद रखना बस। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो इल्तुतमिश ने जो है भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था, तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए थे। तो इल्तुतमिश दो आपकी मुद्राएं जारी करता है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री है, उसका जो लेख है उससे पता चलता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे।
आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर वुलजले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मध्यकालीन तो वास्तविक संस्थापक आपका कौन माना जाता है? इल्तुतमिश माना जाता है, जबकि संस्थापक किसे मानते हैं? तो ऐबक को मानते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ये पहली थी। 1236 से 40 तक इनका कार्यकाल था। तो रजिया सुल्तान का कार्यकाल क्या था? 1236 से 40 तक था। तो इल्तुतमिश ने जो है इन्हें नियुक्त किया था ये अपना उत्तराधिकारी कि रजिया सुल्ताना इनकी बेटी जो है वो क्या बनेंगी? शासिका बनेंगी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपरा का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम ने सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम को सत्ता में बैठाने का किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। रजिया को सत्ताच्युत यानी सत्ता से हटाने का कार्य किसका था? तो ये तुर्कों का था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उससे सत्ता से हटाया। सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो है गयासुद्दीन बलबन था। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। बलबन को किस नाम से जाना जाता था? उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। वास्तविक नाम उसका क्या था? बहाउद्दीन। वास्तविक नाम उसका क्या था बलबन का? तो बहाउद्दीन था। इसकी एक उपाधि थी उलुग खां। वैसे उसे गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2-3 नाम उसके याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन, उलुग खां और बहाउद्दीन। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था। तो बलबन भी क्या था? इल्बरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया गया। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया और जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर-ए-आखुर का पद मिला था। तो बलबन को कौन सा पद मिला था? अमीर-ए-आखुर का। किसके शासनकाल में? तो बहराम शाह के शासनकाल में। ये इंपॉर्टेंट है कि अमीर-ए-आखुर का पद बलबन को किसने दिया था? बहराम शाह। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हाँसी की सूबेदारी मिली। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया था। तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? सुल्तान नासिरुद्दीन से किया था। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि दी गई। नायब-ए-ममलिकात का पद दिया गया। तो नासिरुद्दीन ने उसे कौन सा पद दिया? नायब-ए-ममलिकात का पद दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये आपका बलबन था। बलबन के राजत्व सिद्धांत को 2 मुख्य विशेषताएं थी। राजत्व के सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम कौन है? सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। और द्वितीय क्या थी? सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया गया है उसे, और सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है। तो ये दोनों ही मुख्य बातें थी राजत्व सिद्धांत की। तो आपके ये बलबन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है, ये सारी बातें उसने की थी। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नाम नियामत ए खुदाई माना गया। तो धरती पर राजा को क्या कहा गया कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उसे भेजा है शासन करने के लिए, और एक उपाधि, एक उससे नाम दिया गया, क्या कहा गया, नियामत ए खुदाई, यानी तो ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है ये राजा आपका। तो राजा जो कहे वही मानना पड़ेगा। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद आता है, मतलब ईश्वर के बाद डायरेक्ट उसी का स्थान होता है राजा का। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अथवा ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। तो आपका 2-3 पॉइंट याद रखना, नियामत ए खुदाई याद रखना है आपको, जिल्ले इलाही और ईश्वर का प्रतिबिंब, ये तीनों ही मेन पॉइंट है। इसे याद रखिएगा कि कौन ये सारी चीज़ें लेता है या उपाधियाँ लेता है, तो बलबन लेता है। नियामत ए खुदाई का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। तो सिजदा और पाबोस की रीतियां किसने आरंभ की थी? बलबन ने की थी। सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर राजा को प्रणाम करना, ये हो गया आपका सिजदा। पाबोस का मतलब है सुल्तान के चरणों को चूमना। ये जैसी रीतियाँ किसने शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू की थी। उसने अपने दरबार में प्रति वर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। तो सिजदा, पाबोस और नौरोज को किसने लागू किया था? तो बलबन ने लागू किया था, याद रखिएगा। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैन्य, ये कैसा विभाग है? तो सैन्य विभाग है, दीवान ए आरिज या अर्ज। बलबन ने अपनी सेना मंत्री दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था। किसे बनाया था? इमाद ए उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि धन की कमी ना हो। तो इस तरह से आपका बलबन का कंप्लीट होता है। अब हमारा MCQ आ गया। अब देखते हैं गुलाम वंश, हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। MCQ करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। इसका कार्यकाल आपका 1200, कुतुबुद्दीन का कार्यकाल जो होगा 1206 से लेके 1210 ईस्वी में। 10 ईस्वी में वो क्या करता है? मर जाता है। पोलो खेलते हुए लाहौर में दफनाया गया है उसे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका ऐबक है, लाखों का दान देने वाला, इसी को कहा जाता है लाख बख्श। कुरान खां भी इसी को कहा जाता है, ऐबक को ही, क्योंकि वह कुरान जो है बहुत सुरीली आवाज़ में पढ़ता था। इसने जो है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्मित करवाया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपका ऐबक शुरू करता है, लेकिन वह पूरा करने से पहले ही मर जाता है। तो इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है, और उसके बाद जब चौथी मंजिली जो होती है उसकी मंजिली क्षतिग्रस्त होती है, तो उसका निर्माण आपका चौथी और 5वीं का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये मस्जिद है जो कहाँ पे है? अजमेर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में आपका कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में स्थित है।
निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक है। बाकी ऐबक ने भी दिया था। इल्तुतमिश, ऐबक ने नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक जब क्षतिग्रस्त हुआ था तो उसका निर्माण चौथी और पांचवी मंजिल किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। वहीं पे इसे दफनाया भी जाता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों के कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकार ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने का कभी अवसर ही नहीं मिला। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये आपका चौगान का खेल या क्रीड़ा करते दौरान जो है घोड़े से गिरकर हो गई थी उसकी मृत्यु। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही है। 1210 ईस्वी में ऐसा हुआ था। गुलाम वंश का संस्थापक उसे माना जाता है। लाहौर में उसे दफनाया गया है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? तो ये आपका है इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी कौन सबसे पहले बना था? तो इल्तुतमिश बनाता है, जबकि ऐबक कहाँ बनाया था? तो वो लाहौर बनाया था अपनी राजधानी। इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1211 से लेकर 1236 में रहता है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाता है। दिल्ली को राजधानी कौन बनाता है? तो इल्तुतमिश सर्वप्रथम बनाता है। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर में राजधानी बनाई थी। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसे चांदी के टंका सिक्के और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। और उसके पीछे जो है टकसाल नाम भी उसने लिखवाया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो ये आपका इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो ये आपका दिल्ली थी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये आपके इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि भी दी थी खलीफा ने। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तानों के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के भी चलाया। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को, क्योंकि गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक था। और ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये आपका रजिया सुल्ताना थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 रहता है। पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया गया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित किया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो ये आपका इल्तुतमिश के काल में आया था। किसका पीछा करते हुए? मंगबर्नी का पीछा करते हुए भारत आया था। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन आपका इल्तुतमिश रहता है।
किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो ये आपके इल्तुतमिश के काल में देखे गए। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया है। बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के, इल्तुतमिश के और मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये आपका है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां जो है मांग बरनी का पीछा करते हुए भारत आया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या है? तो उसका नाम है तेमचुन। चंगेज खान एक मंगोल शासक है जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार के लिए एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजीन या तेमुचीन था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। सही आंसर का चयन करना है, तो केवल एक ही सही है, दूसरा सही नहीं, क्योंकि वास्को डी गामा देवराय द्वितीय के शासनकाल में नहीं आता है। यहाँ से हम देख लेते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज में युवराज जलालुद्दीन माकबनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान जो था कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे किया था? तो मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अपना अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये आपका तुर्कों का था। सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो यह है गियासुद्दीन बलबन। इसने जो है उलुग खां की उपाधि भी धारण की थी, जबकि इसका ओरिजिनल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ये 1266 में से 1286 तक इसका शासनकाल रहता है गियासुद्दीन बलबन का। यह जो है इलबरी तुर्क था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये आपका बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम था सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। द्वितीय था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियामत एक खुदाई है। उसका स्थान पैगंबर के पश्चात आता, मतलब ईश्वर के बाद उसी का स्थान आता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति से प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका। किस दिन सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो ये आपका बलबन है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ऑप्शन आपका बी है। दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की बस व्याख्या नहीं कर रहे हैं। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा भी चलाई जो ईरानियों की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया।
अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ईश्वर का प्रतिनिधि वह अपने आप को बताता है, इसलिए नियामत खुदाई भी बोलता है। जिले इलाही भी बोला था, जिससे ये था यह ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो यह आपका बलबन था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? तो ये आपका बलबन था। नवरोज को, सिजदा पाबोस को, ये सभी कौन करता है? बलबन ही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये वह सही। उसने एकताधारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है आपका इल्तुतमिश करता है। और सबसे पहले इसे भारत में कौन लेके आता? तो गोरी लेके आता है। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, तो ये भी सही है। इसको तुर्कान चहलगानी जो है कौन गठित किया था? तो इल्तुतमिश ने गठित किया था। और समाप्त कौन करता है? तो बलबन करता है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तो ये भी बात सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन सिर्फ बी नहीं सही है, बाकी सभी ही सही है। बलबन का कार्यकाल याद रखिएगा 1266 से 86 है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो ये आपका बलबन है। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं खलीफा का सहायक कहा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा खिलजी वंश। आइए स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश को। खिलजी वंश देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? आपका जलालुद्दीन खिलजी करता है। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखोरी या किलोगुड़ी महल में करवाता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया था तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी से अपनी पुत्री का विवाह करता है प्लस अमीर-ए-तुजुक के पद पर उसे नियुक्त करता है। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। तो कौन है जो धर्म पर जो है राज्य का नियंत्रण स्थापित करता है? वह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमनिन बताया। तो अलाउद्दीन अपने आप को क्या कहता है? यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन जो है उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वाकांक्षी सुल्तान था। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण की। तो सिकंदर-ए-सानी की उपाधि कौन धारण करता है? ये अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है। उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। उपाधि को ही अपने सिक्कों पर अंकित करवा देता है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो अलाउद्दीन का सेनापति था जफर खां जो मंगोलों के विरुद्ध जो है मारा गया लड़ता हुआ, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी कौन थी? या पद्मावत। आप लोग तो ये कहानी ये मूवी देखे ही होंगे अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत। पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया, मतलब आग में जल गईं। पद्मिनी की कहानी का आधार जो था 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है।
तो पद्मावत नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा जो है उपहार, पेंशन, दान, प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई। जो भूमि जो है उपहार में, पेंशन के रूप में और दान में दी गई थी, उसे जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? वापस ले लेता है उन सभी को। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर लेने का आदेश दिया। सभी व्यक्तियों से जो है आधिकारिक कर लिए जाएंगे, ऐसा भी आदेश दिया। तो ये आपके सभी जो है पहले अध्याय में था। पहला अध्यादेश जो था उसका इन सभी पे था कि जो भूमि दी गई है वो वापस ले ली जाए, प्लस कर लगा दिया जाए सबके ऊपर। दूसरे अध्यादेश के अनुसार उसका था गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। तो दूसरे अध्यादेश में क्या था उसका कि गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। और तीसरे अध्यादेश में मादक द्रव्यों जैसे शराब, भांग आदि का जो है प्रयोग जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। तो तीसरे अध्यादेश में क्या था कि शराब, भांग, बहुत सारी जो मादक द्रव्य हैं ये सभी और जुआ खेलने पर भी रोक लगा दी गई। तो ये आपका तीसरा अध्यादेश था। चौथे अध्यादेश द्वारा जो है सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो अमीर जो है दावत देते हैं, विवाह करते हैं, ये सब जो है ये सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी लगाता है, जो 4 अध्यादेश पारित करता है। पहले अध्यादेश में आपका उपहार मतलब भूमि वापस ले लेता है। दूसरे अध्यादेश में आपका गुप्तचर विभाग का गठन करता है। तीसरे में जो है मादक द्रव्यों को पीने से इनकार करता है, जुआ खेलने से। और चौथे में जो है वो क्या करता है? दावत और विवाह संबंध में जो है जाने से रोकता है एक दूसरे अमीरों और सरदारों को। तो ये जो थे आपके 4 अध्यादेश थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो लाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन जब देवगिरी पर आक्रमण करता है तो उस टाइम पे वहाँ का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था। परंतु 1305 अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था। तो 1296 में जब अलाउद्दीन रामचंद्र पर लड़ाई करता है देवगिरी पर, तो वो क्या कहते हैं कि चलिए ठीक है हम कर भेजेंगे आपको हर साल। लेकिन होता क्या है कि 1305 या 1306 में, जो भी एक टाइम हो, कंफर्म नहीं है इसलिए अथवा दिया है, तो वो दिल्ली में कर नहीं भेजता है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पास कर नहीं भेजता है। जिस कारण क्या होता है 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन क्या करता है? मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। तो राय रायन की उपाधि किसे मिली है? तो रामचंद्र देव को किसने दी है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी है। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नौसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। आगे देखते हैं। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं क्योंकि इसे 1000 दिनार देके खरीदा गया था। और ये किस विजय में आया था? तो गुजरात विजय में इसे खरीदा गया था। इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं मलिक काफूर को, याद रखिएगा। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल प्रारंभ किया। तो कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई? तो वह आपका अलाउद्दीन खिलजी था। और ये पैमाइश कराकर क्या करता था? लगान वसूल करता था।
अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने जो है किस विभाग की स्थापना की थी, तो ये आपका दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे खुद मुकद्दम चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। तो जो पहले इनके अधिकारी थे खुद मुकद्दम चौधरी, इन सबको दिया गया था कि ये इससे पहले कौन लगान वसूल करता था, तो ये सभी ये लगान वसूल करते थे, लेकिन अब इनका अधिकार छीन लिया गया है। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद या जमींदार जिसे हम कहते हैं और बलाहार या साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क या राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन आदि तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त भूमि, जो धर्म के लिए भूमि दी जाती थी, वो सभी भूमि क्या करता है, ले लेता है अलाउद्दीन खिलजी। पता है फलता है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। क्या करता है, जब भूमि ले लेता है तो उसे अपने राज्य के तहत वो सारी भूमि आ जाती है। तो जो राज्य के अधीन होती है भूमि, उसे हम क्या कहते हैं, खालिसा भूमि कहते हैं, खालसा भूमि कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राज्य के अधीन भूमि है उसे क्या कहा जाता है, खालसा भूमि कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर या खराज के रूप में निश्चित किया कि जो उपज होगी, मान लीजिए उपज कितनी हो रही, 4 हो रही है, तो 2 राज्य लेगा, 2 वो किसान रखेगा। इस तरह से उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया। तो सबसे अधिक कर कौन लगाता है, तो अभी तक के सुल्तानों में सबसे अधिक कर आपका अलाउद्दीन खिलजी लगाता है, जस्ट हाफ, कि जितना पैदा हुआ है आधा आप रखिए, आधा हम रखेंगे। तो भूमि कर को उस टाइम क्या कहा जाता था, खराज कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। कि इम्पॉर्टेंट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लागू करता है, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी लागू करता है। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। तो बाजार का अधीक्षक कौन था, तो सहना था आपका। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना, ऐसा बताता है। कौन बताता है, तो अलबरनी बताता है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन प्रारंभ करता है, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ करता है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कौन प्रारंभ करता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते हैं, सहना कहते हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो राज्य की अधीन भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, तो खालसा भूमि कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। कौन से 2 नवीन कर लगाया था, तो घरी कर, जो कि घरों तथा झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और दूसरा था चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो घरी कर घरों के लिए लगाया जाता था, चराई कर जो पशु चारा कर चरते थे उसके लिए लगाया जाता था। तो 2 नए कर किसने चालू किए थे, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, घरी और चराई कर। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत में एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय जो था, मंगोलों और सल्तनत के बीच सीमा कौन थी, तो रावी नदी की सीमा थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय सिर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। तो मलिक सादी ने हरा दिया था किसे, तो मंगोलों को हराया था। मंगोल सेना को हरा दिया था मलिक सादी ने। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो मुबारक खिलजी क्या घोषित करता है, स्वयं को खलीफा घोषित कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वयं को खलीफा कौन घोषित करता है, तो ये आपका मुबारक खिलजी घोषित करता है।
अल अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल लह आदि उपाधियां धारण की। किसने? मुबारक खिलजी ने धारण की, जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। मतलब ये उपाधियां पाने के योग्य नहीं था, फिर भी वह अपने आप को सब कुछ खुद ही नियुक्त कर लेता है। नसरुद्दीन खुसर शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। मतलब पहले यह हिंदू था, बाद में मुसलमान बन जाता है। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो नसरुद्दीन खुसर शाह जो हैं, खुसर वसाह जो हैं, वो पैगंबर का सेनापति अपने आप को उपाधि देते हैं और खुतबा भी पढ़वाते हैं। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु तथा इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। इसके जो विरोधी थे उन्होंने कहा कि इस्लाम का शत्रु है ये और इस्लाम खतरे में है, अगर ये राजगद्दी पे बैठा है तो इस्लाम खतरे में है, इसका मतलब है। तो इस तरह से हमारा खिलजी वंश कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे उसका MCQs। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि कौन धारण करता है? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है। उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व का जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने के लिए भी था, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया था। तो जैसे आपका सिकंदर जो होता है, अलेक्जेंडर सिकंदर, उसने अपना पूरे विश्व की विजय की थी, वैसे ही जो है अलाउद्दीन विश्व विजय चाहता था, इसीलिए सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये आपका जफर खां है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। उसने अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति कहा जाता है। जफर खां शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह नाम था पद्मिनी के पति का। पद्मिनी की कहानी का आधार जो है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना साहिबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसका आंसर है सी। पहला तो सही है कि जो दक्षिण में अभियान किस लिए अलाउद्दीन करता था? तो धन प्राप्ति के लिए करता था। KS लाल लिखते हैं कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना नहीं चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये आपका रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जो 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण को बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलुचपुर की आय भेजने का वादा किया था। 1305 ईस्वी अथवा 6 में उसने जो है उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी भेज कर आक्रमण करने के लिए, और रामचंद्र देव युद्ध में पराजित होता है और आत्मसमर्पण कर देता है अलाउद्दीन के।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। देखते हैं कौन कहाँ है। तो जो रणथंभौर के राजा थे वो कौन थे? वो आपके थे हमीरदेव। चित्तौड़ के राजा आपके जो है रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह। देवगिरी के राजा जो थे आपके रामचंद्र थे। और गुजरात का राजा कौन था? तो कर्णदेव था। इस तरह से ऑप्शन डी सही है। ये मानचित्र दिया हुआ है और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल, हर्षवर्धन, मलिक काफूर। तो ये आपका मलिक काफूर है जो क्या करता है, यहाँ दिल्ली में बैठता है, दिल्ली से ऐसे ऐसे करके अपना दक्षिणी राज्यों की विजय करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजशाह तुगलक। तो यह है आपका खिलजी होता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क या राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशन आदि के लिए दी जाती थी। सभी भूमि क्या करता है, छीन लेता है और वह भूमि क्या होता है, राज्य के अधीन हो जाती है। राज्य के अधीन भूमि को खालिसा भूमि कहते हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी होता है। इसमें बी और सी दोनों दे रहा है तो इसका मतलब एमबीटी भी आपका 50% तक भूमि कर ले जाता है। उपज का जो होता है 50%। अगर मान लीजिए 100 रुपये की आमदनी हुई है तो 50 रुपये उस राजा को देना पड़ेगा, 50 रुपये वो किसान रखेगा। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वो कौन था आपका? तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही हैं इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर है 12 कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग या 50% भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विश्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम एमबीटी कहते हैं, ने केवल दुआ में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस भी ले लिया था। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। सही उत्तर का चयन करना है। ये सभी बातें किसके विषय में कही जा रही हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कही जा रही हैं। तो इस तरह से आपका आंसर है सी। 1 और 3 तो सही है। देखते हैं अब यहाँ पे। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग, जिसे क्या कहते हैं, दीवान ए मुस्तखराज। तो लगान वसूल करने के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की गई थी? तो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जो खुद मुकद्दम चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया और उसके सारे विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए। उनकी भूमि से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए जाने लगे, जिसके कारण खुद या जमींदार बलाहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रह गया। इस तरह से आपका आंसर ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 14। देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसके आंसर बस सी है। पहला सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 15
निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों और दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। तो इसका आंसर है आपका सी, बहुत सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी रहता है। घड़ी अथवा गृहकर मतलब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए थे। घड़ी कर जो घर और झोपड़ियों के लिए था, चराई कर जो कि दुधारू पशुओं के लिए लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच कौन सी सीमा थी? तो ये आपकी रावी नदी की सीमा थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा जो थी वो कौन थी? तो वो रावी नदी थी। 600 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त किया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई और मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियों की तैनाती की। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी के जो शासक थे वो शंकर देव थे। वारंगल के जो शासक थे वो रामचंद्र नहीं थे, ये गलत है। सबसे पहले देवगिरी के शासक रामचंद्र होता है, फिर उसका बेटा होता है शंकर देव। होयसल के शासक जो थे आपके वीर बल्लाल थे। मदुरा के शासक आपके वीर पाणिय थे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बनता है। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक जो था प्रताप रुद्रदेव था द्वितीय, जिसकी राजधानी वारंगल थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये आपका मुबारक खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। किसने? मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तुगलक वंश। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।